पारस आज निम्रा अहमद किस्त नंबर 10। मैं पारो की माँ हूँ जी, खुद आई हूँ आपके पास। एक दरखास्त करनी थी। पारो कहने में हिचकिचा रही थी। दांत नकोस कर कहती फिरोजा माई ने ताइदी नजरों से साथ बैठी मुस्तरब व उदास 17-18 बरस की लड़की को देखा, जिसकी थोड़ी नदामत के बायस सीने से लगी थी। कहो, सिलाई सेंटर की मालकन आंटी ने बेजारी से कहा। पारो की 3 माह की एडवांस तनख्वाह अगर मिल जाए तो आपका बड़ा एहसान होगा। असल में इसका भाई बड़ा बीमार रहा है जी। दवा दारू पर बहुत खर्चा हो गया, कर्ज बढ़ गया है गर्दन पर। कुछ मदद हो जाएगी। लड़की की थोड़ी जैसे सीने से चिपक गई थी, आंखें डबडबा रही थी, हर तरफ धुंध छा रही थी। माँ मिन्नतें कर रही थी, आंटी इनकार कर रही थी। 3 महीने की तो मुश्किल है, हाँ 2 महीने की मिल सकती है, वो भी इस शर्त पर कि ये कोई नागा नहीं करेगी। और हाँ, ये आखिरी बार है जब मैं तनख्वाह एडवांस में दे रही हूँ। नहूद से बोलती आंटी उठी और अंदर चली गई। लड़की ने भीगा चेहरा उठाया। शकील ने दुकान वाले का जो शीशा तोड़ा था वो 2 तनख्वाहों से तो नहीं पूरा होगा। इसकी आंखों में आंसू मगर आवाज में दबी दबी सी तलखी थी। ए फिरोजा माई ने घुरका। ऐलान करेगी क्या अब? और पूरा हो जाएगा ना? ट्यूशन वाली बाजी से भी 2 माह के एडवांस पकड़ लेंगे। ये आंटी पैसे ले आए तो वहीं चलते हैं। क्या अम्मी, क्यों मुझे सबके सामने शर्मिंदा करवाती हो? वो फिर रूहानसी हुई। ज्यादा बक बक ना कर, आराम से बैठ। धुंध में सब गायब होता गया। गर्म हवा का थपेड़ा कब का गुजर चुका था। इसने जबरदस्ती तवज्जो फाइज की जानिब मबजूल की। वो कह रहा था, मुझे इस रोज फैजान साहब का जिक्र नहीं करना चाहिए था। मुझे बाद में बहुत शर्मिंदगी हुई। यूं लगा जैसे मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया हो। गालबन आप फैजान साहब को कुछ खास पसंद नहीं करती। पारस की फीकी मुस्कान भी गायब हो गई। लम भिज गए। आंखों में तनफुर सा डर आया। एक तल्ख सांस खारिज करके इसने सर झटका। पहले मुझे लगता था कि जज्बों के पैमाने नहीं होते। आप यहाँ तो किसी से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते, नफरत करते हैं या नहीं करते, कम या ज़्यादा मोहब्बत और कम या ज़्यादा नफरत, ऐसा कुछ नहीं होता। बात करते हुए वो चेहरा फेर कर दूर दूर सरसब्ज पहाड़ों को देखने लगी। मगर अब मुझे लगता है कि जज्बे भी नापे जा सकते हैं। कुछ लोगों की नफरत हर नफरत से बढ़ जाती है। आपका कसूर नहीं है। मैं इस आदमी से इतनी शदीद नफरत करती हूँ कि किसी के भी मुंह से इसका जिक्र सुनती तो नागवार ही गुजरता। वो फीका सा मुस्कुराई। फाइज ने बमुश्किल अपने तासुरात छुपाए। मुझसे नफरत? मेरे भाई को तुमने कत्ल किया, नफरत भी तुम्हें मुझसे है? हैर हैरत है। बहरहाल फाइज साहब, आप इस घर में शिफ्ट हो जाएं, मैं तनवीर साहब को मुतला कर दूंगी। वो उठ खड़ी हुई। एक दफा फिर बहुत शुक्रिया मैम। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया, जैसे जहन पिछली बातों में उलझा था। क्या मैं आपके मुलाजिम अफजल बाबा को साथ ले जाऊं? इस घर की चाबी इन्हीं के पास है। अच्छा, वो हैरान हुई। गर्दन मोड़ी तो अफजल बाबा चाय की ट्रे उठाए चले आ रहे थे। बाबा, इस घर की चाबी आपको किसने दी? तनवीर साहब ने भिजवाई थी बीबी। बाबा ने निगाहें झुकाए ट्रे रखते हुए जवाब दिया। बहरहाल आप भाई साहब को ले जाइएगा, इधर मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। वो उठकर घर की सिमत बढ़ गई। फाइज वापस बैठ गया। इसकी निगाहें पारस पर जमी थी। वो अब घर की बैरूनी सीढ़ियां चढ़ रही थी। दफातन अंदर से फिरोजा माई बाहर आती दिखाई दी। पारस आखिरी स्टेप पर थी जब वो इसके सामने आ रुकी। पारस ने खामोश मगर गहरी नजरों से इसे देखा। वो बात करनी थी मुझे। फिरोजा माई ने मुस्कुराने की कोशिश की। अगर शकील के बारे में है तो मत करना। वो दबे दबे तंबीही अंदाज में बोली। नहीं नहीं, मैं तो सोच रही थी शॉपिंग के लिए चली जाऊं। बाजार तुम भी चलोगी? नहीं, वैसे भी अफजल बाबा मसरूफ हैं और ड्राइवर छुट्टी लेकर गया है। पैदल जा सकती हो तो चली जाओ। वो कहकर अंदर की तरफ बढ़ गई। फिरोजा माई ने तिलमिलाकर से देखा, फिर दूर लॉन में बैठे आदमी को जिसे अब अफजल बाबा चाय सर्व कर रहे थे, और पैर पटक कर वापस हुई। बाबा, फाइज ने प्याली उठाकर लबों से लगाते हुए इन्हें पुकारा। वो जी कहते हुए सीधे हाथ बांधे खड़े हो गए। ये पारस फैजान साहब से इतनी नफरत क्यों करती है? वो चाय के घूंट भरता इतनी एहतियात से बोल रहा था कि दूर से इसके लब हिलते भी ना नजर आते। मुझे नहीं मालूम फैजी बाबू, जब कभी आपका जिक्र करूं तो उठकर चली जाती हैं, बीबी या खामोश हो जाती हैं। फाइज ने कप रखा और पुरसोच निगाहों से बंगले की तरफ देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे पहचान गई हो? मैं क्या कह सकता हूँ बाबू? बाबा ने अफसोस से सर हिलाया। हालांकि गुस्सा मुझे इस पर होना चाहिए, वो है मेरे भाई की कातिल। अल्लाह तौबा इस्तगफार फैजी बेटे, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। बाबा ने बेहद दुख से कहा। आपका बहुत ख्याल रखती है शायद, इसलिए आप इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते।
کیا بھائی جی کا سارا خیال اور فکر بھول گئے ہیں آپ؟ وہ خفا ہوا۔ بڑے صاحب کو کون بھول سکتا ہے، مگر یہ لڑکی بہت اچھی ہے، یہ کسی کا قتل نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ انہوں نے جیسے جھرجھری لی۔ فائز نے ہشمگی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ یاد ہے آپ نے بتایا تھا کہ بھائی جی کے سر کے پیچھے حصے پشت پر کسی نوکیلی چیز کا نشان تھا، سیڑھیوں سے گرنے پر ایسا نشان کیسے پڑ سکتا ہے؟ بیٹے وہ تو تھا، مگر ہو سکتا ہے سیڑھیوں پر یا نیچے کچھ ایسا پڑا ہو جس پر وہ گر گئے ہوں۔ وہ رات تھی بھی تو بہت خوفناک، اور یہ لڑکی اداکاری نہیں کر رہی تھی۔ بابا نے نفی میں سر ہلایا۔ سارا منظر ایک دفعہ پھر ان کی نگاہوں کے سامنے تازہ ہو گیا۔ میں اس وقت برآمدے میں آیا تھا اندر سے کچھ لے کر، جب وہ مجھے آتی دکھائی دی۔ جب وہ دونوں پچھلے گھر کی سمت چلنے لگے تو راستے میں افضل بابا بتانے لگے۔ وہ منظر انہیں آج بھی یاد تھا، اپنی تمام تر جزیات سمیت۔ دسمبر کی سفید رات، برف باری، بنگلے کی مخروطی چھت برف سے اڈی تھی، ارد گرد پہاڑیاں بھی سفید تھیں۔ بنگلے کے سامنے سڑک شام کو ہی صاف کی گئی تھی، سو وہ سرمئی دکھائی دیتی تھی، باقی ہر سو سفیدی تھی۔ اس وقت نرم نرم سی برف گر رہی تھی جب افضل بابا جیکٹ، ٹوپی اور مفلر میں لپیٹے باہر برآمدے میں آئے۔ وہ جس کام سے آئے تھے ابھی وہ انجام دینے کا سوچا ہی تھا کہ سامنے بڑے گیٹ سے وہ بھاگ کر آتی دکھائی دی۔ وہ گرتی پڑتی دوڑتی آ رہی تھی، سیاہ لمبے اوور کوٹ میں ملبوس، جس کی ہوڈ سر کی پشت پر گری تھی۔ وہ بالوں پر برف کے ذرات ٹھہرے تھے۔ وہ خواص بختہ تھی، گھبرائی ہوئی، پریشان، رو بھی رہی تھی۔ افضل بابا، افضل بابا! وہ جس طرح چلا چلا کر انہیں پکار رہی تھی، وہ سب بھول کر پریشانی سے اس کی طرف لپکے۔ کیا ہوا بی بی؟ جلدی چلو، بڑے صاحب کو گر گئے ہیں، ہسپتال لے کر جانا ہے۔ وہ پھولے تنفس اور آنسوؤں کے درمیان تیز تیز بولتی فوراً پلٹی۔ میں گاڑی کی چابی لے لوں؟ وہ میرے پاس ہے، کار وہیں کھڑی ہے، جلدی آئیں۔ وہ آگے دوڑتی گئی۔ افضل بابا جانتے تھے کہ پارس کو ڈرائیونگ نہیں آتی۔ وہ جتنی تیزی سے چل سکتے تھے چلتے گئے۔ سیڑھیاں برف سے اٹی تھیں، ان کے دامن سے ذرا دور رضوان حیات سر کے بل گرے پڑے تھے۔ ان کی جیکٹ کی ہوڈ ان کے سر پر ہی تھی، اور خون ہوڈ سے باہر ابل ابل کر سڑک اور برف پر جم رہا تھا، یعنی زخم اتنا شدید تھا کہ ہوڈ میں بھی سوراخ ہو گیا تھا۔ رضوان، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، بس ہم آپ کو ہسپتال لے جائیں گے۔ وہ جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑے انہیں سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ وہ رو بھی رہی تھی، بدحواس بھی تھی۔ افضل بابا نے دوسری طرف سے سہارا دیا۔ رضوان حیات کی آنکھیں اس وقت کھلی تھی، ان میں ایک عجیب سی حیرت اور شوق تھا، استعجاب، بے یقینی۔ پارس، پارس! وہ بار بار اس کا نام پکارتے، آواز مشکل سے نکل رہی تھی، مگر اس میں بھی حیرانی تھی، بے یقینی تھی۔ میں آخری وقت تک صاحب کے ساتھ تھا، انہوں نے راستے میں ہی دم توڑ دیا تھا۔ آخری سانسوں میں یا تو انہوں نے پارس بی بی کا نام لیا تھا یا آپ کا۔ وہ دونوں اب اسے چھوٹے سے مکان کے سامنے کھڑے تھے اور افضل بابا بتا رہے تھے، میرا وہ چونکا بھائی جی نے مجھے یاد کیا۔ اس کی آواز بڑھانے لگی۔ جی، بہت دفعہ فیضی فیضی کیا، میں ڈرائیو کر رہا تھا، مجھے اتنا سمجھ آیا کہ وہ پارس کو مخاطب کر کے آپ کا نام لیتے تھے۔ ایک دفعہ تو مجھے لگا کہ انہوں نے کہا ہے فیضی سے کہنا، کیا کہنا۔ اس کی تو گویا سانس رک گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پارس بی بی ان کے قریب تھی، انہوں نے ہی سنا تھا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا رہی تھی، رو بھی رہی تھی۔ فائز بالکل خاموش ہو گیا۔ پارس نے اس سے فضان کا رابطہ نمبر بھی پوچھا تھا، پھر جیسے ارادہ بدل دیا۔ ایسا کیا تھا جو بھائی جی نے فضان کو کہنے کو کہا ہو اور وہ بتانا نہ چاہتی ہو؟ شاید انہوں نے ہوٹل آخری لمحات میں فضان کے نام کر دیا ہو، شاید پارس کو اس کا خیال رکھنے کا کہا ہو۔ پتہ نہیں، وہ جی محمد میں پھنس گیا تھا۔ میں نہیں جانتا بڑے صاحب کو قتل کیا گیا ہے یا نہیں، مگر پارس بی بی ایسا نہیں کر سکتی۔ گھر کا تالا کھولتے ہوئے افضل بابا کہہ رہے تھے۔ فائز نے جواب نہیں دیا۔ اس کی پیشانی پر پرسوچ لکیروں کا جال بچھا تھا۔ ہوٹل کی لابی میں معمول سی گہما گہمی تھی۔ دوپہر کے وقت بھی رنگوں، خوشبوؤں اور روشنیوں کا سما تھا۔ لوگوں کی چہل پہل، ویٹرز کا آنا جانا، ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے کھڑے سوٹڈ بوٹڈ افراد جو ہر ایک کو مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ ایسے میں وہ کوریڈور سے چل کر آتی دکھائی دی تو ریسیپشنسٹ ذرا سا مستعد ہو گئے، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ چہرہ لیے، کانوں میں بالیاں، کندھوں پر شال جو آگے لا کر بازوؤں پر اکٹھی کر کے ڈالی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اپنے ایک قدم پیچھے آتے فائز کی بات سن رہی تھی۔ میں صرف مشورہ دے سکتا ہوں، عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ وہ ہاتھ میں ٹیبلٹ پکڑے سمجھانے والے انداز میں بولتا چلا آ رہا تھا۔ ہمارا ہوٹل مین سٹی سے 30-40 منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ آس پاس کوئی اچھا ہوٹل تک نہیں ہے، صرف رہائشی بنگلے ہیں یا چند ایک شاپس اور ایک دو ڈھابے۔ ایسے میں سیاح کرتے یہ ہیں کہ دن بھر ہمارے ہوٹل کے وسیع و عریض لان، پول کورٹس وغیرہ میں سیر کرتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں اور پھر ساتھ والے کسی ڈھابے پر لنچ کر کے یہ جا وہ جا۔ ایسے میں نقصان ہمارا ہو رہا ہے۔
लॉबी के एक तरफ लगे दो आमने सामने सोफों में से एक पर वो बैठी, अपना पर्स मेज पर रखा, फिर इसे सर के असबात से बैठने का इशारा किया। वो नशिस्त संभालते ही कहने लगा, हमें इस खामखा के रश को ज़रा डिसिप्लिन करना होगा। लोग जिन कोर्स पूल्स लॉन्स की मुफ्त में सैर करते हैं, इनकी मेंटेनेंस पर हर महीने का लाखों रुपया खर्च करते हैं। इसलिए मेरा एक मशवरा है मैम। पारस ने मेज पर रखे पानी से भरे वाइन ग्लास को उठाया और लबों से लगाया। वो खामोशी भरे ध्यान से सुन रही थी। हमें होटल एंट्री का टिकट रखना चाहिए, फी नफ्स चंद 100 रुपए, यूं हर चीज बैलेंस हो जाएगी। पारस ने ग्लास मेज पर रखा और आंखें सुकेरे पुरसोच अंदाज में इसे देखा। ये तो किसी की मजबूरी से फायदा उठाने वाली बात हुई। क्या लोग हमारी मजबूरी से फायदा नहीं उठाते? क्या ये क्या ये एथिक्स है कि आप किस होटल में जाएं, 2-3 घंटे वहां घर में फिरें और फिर वहां से एक पैसा खर्च किए बगैर वापस चले जाएं? हम भी तो लोगों को ज़बरदस्ती निकाल नहीं सकते, मगर सिर्फ दाखिले का इतना टैक्स। मैम देखें, ये टैक्स इनके खाने के बिल में एडजस्ट हो जाएगा। हम कहेंगे कि जितना आपका टैक्स बन रहा है आप इतने का खाना फ्री खा सकते हैं। सिंपल। ओके, अब आपने दुरुस्त बात की है। इसने ताइदी अंदाज में सर हिलाया। फाइज ज़रा सा मुस्कुराया। ऐसा करते हैं। मैं पारस बोलते बोलते रुकी। एक वेटर इसके करीब आया और झुककर कहने लगा, ये साहब आपसे मिलने आए हैं। साथ ही इसने एक कार्ड पारस के सामने रखा। इसने चंबे से कार्ड देखा। शुजा ताहिर अली। अल्फाज पढ़कर इसके चेहरे पर साया सा लहराया। आंखों की पुतलियां साख्त हो गईं, जैसे सांस रुक गई हो। फिर इसने हैरत से सर उठाया। किधर आएंगे साहब? इसने धीरे से वेटर से पूछा, इतने आहिस्ता से कि फिजान को बमुश्किल सुनाई दिया। वह अब किसी भी डिसेंट आदमी की तरह सर झुकाए बज़ाहिर अपने टैब पर कुछ काम कर रहा था। इस तरफ। वेटर ने रिसेप्शन पर खड़े एक ग्रे कोट वाले शख्स की तरफ आंखों से इशारा किया। पारस ने इस तरफ देखा। इस शख्स की पुश्त थी इस जानिब। वो बिल्कुल साख्त सी हुई चंद सानी से देखती रही, फिर इसके चेहरे पर इस्तराब बिखरा। इन्हें बुला लीजिए, जरा बेचैनी से वो बोली। वेटर सर हिलाकर रुखसत हो गया। पारस ने फाइज को देखा। आपके आपके वेटर्स हैं तो मैं ज़रा एडमिन ब्लॉक से अपने कुछ पेपर्स ले लूँ? वो फौरन उठ खड़ा हुआ। पारस ने बेतजी से सर हिला दिया। इसका ध्यान बढ़ चुका था। फाइज ने लॉबी से निकलते हुए गौर से रिसेप्शन पर खड़े आदमी को देखा। इसका चेहरा याददाश्त में महफूज किया और आगे बढ़ गया। वेटर ने इस आदमी के करीब जाकर कुछ कहा। वो सर हिलाकर मुड़ा और पारस की मेज की जानिब देखा, फिर नरमी से मुस्कुरा दिया। वो गंदुमी रंगत का खुश शक्ल सा आदमी था, जिसकी आंखों पर लगे फ्रेमलेस ग्लासेस इसके चेहरे की नरमी में इजाफा कर रहे थे। पारस मुस्कुराए बिना अपना ग्लास की तरफ मुतवज्जा हुई। घूंट भरकर इसे वापस रखा तो अंदर मौजूद 2 घूंट पानी होले होले हिलता साख्त होने लगा। खिन अक्खियों से इसके वो आदमी अपनी तरफ आता दिखाई दे रहा था। लॉबी काफी वसी और रीस थी। दरमियान में नस्ब फुआरा लोग में से वो हर रुकावट की साइड से निकलता अपने और इसके दरमियान फासला घटा रहा था। ग्लास का पानी अब साख्त हो चुका था। शफाफ माया पर अभी तक पारस की आंखें जमी थी। कार्ड पर लिखे एक नाम ने पानी पर बहुत सी तहरीरें लिखनी शुरू कर दी थी। अनदेखी मगर अनमिंट तहरीरें। दरवाज़ा धीरे से खटका था। पहले 2 दफ़ा हल्की सी दस्तक, फिर तीसरी तेज दस्तक। वो जो किताबें खोले सहन में बैठी थी चौंक कर सर उठाया। ये दस्तक वो पहचानती थी। इसने किताब पढ़े हटाई, माथे पर शिकन लिए उठी। एक नज़र बरामदे को देखा। अम्मा और शकील दोपहर सोकर गुजार रहे थे। वो दरवाजे पर आए और इसे खोला। क्या है? इसने इस पर शिकन पेशानी के साथ सवाल किया। वो ताई सो रही हैं। सामने खड़ा लंबा तिरंगा मगर नरमी से मुस्कुराता लड़का जरा झिझका। हाँ बताओ, क्या काम है? वो जल्दी में थे, वो बेजार भी। वो सुबह मैंने तुम्हें गली में जाते देखा, तुम लंगड़ा कर चल रही थी। वो सर झुकाए जल्दी जल्दी बोलने लगा। मुझे लगा तुम्हारे पाँव में जख्म है, फिर लगा कि जूता टूट गया है। हाँ टूट गया था जूता। आगे बोलो शुजा। वो कोफ्त से बोली। एक इसके आगे तो सारी बेजारी दिखाई जा सकती थी। हाँ तो मैं भी अभी बाजार जा रहा हूँ, जूता दे दो, मोची से बनवाता लाऊंगा। मैं खुद बनवा लूंगी, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब जाओ, अम्मी ने देख लिया तो गुस्सा करेंगी। वो दरवाजा बंद करने लगी। दे दो ना, मैं बनवाता लाऊंगा, साथ में ही तो है। वो बेबसी से बोला। कहा ना मैं खुद बनवा लूंगी, अब जाओ। इसने ठक से दरवाजा बंद कर दिया। ये तय था कि इसकी जिंदगी में कोई तब्दीली चाहिए थी, ना ही तब्दीली लाने की कोशिश करना थी। इसने खुद को पानी के धारे पर छोड़ रखा था, पानी जो अभी गिलास में ठहरा था। पारस ने निगाहें उठाकर फिर देखा। शुजा फुवारे के एक तरफ से निकलकर इसकी जानिब बढ़ रहा था। अभी दरमियान में बहुत रास्ता था। अभी से फुवारे का आधा चक्कर पाटना था। फुवारा जिससे निकलते पानी की धारी उबल उबल कर होस्ट में गिर रही थी। इन कतरों में चेहरे थे, अधूरे अनमिन चेहरे। तुम्हें किसने बोला था मेरे लिए जूते लाने को?
इसने चिढ़ने वाले अंदाज में प्लास्टिक के जूतों का थैला इसके हाथों में वापस थमाया। शुजा ने सर झुका दिया। मैंने आज सुबह फिर देखा तुमने जूता ठीक नहीं करवाया। तुम ताई की खुली पुरानी जूती पहनकर जा रही थी। हाँ तो तुम्हें क्या? मुझे अच्छा नहीं लगता पारो। मैं तुम्हारे चाचा का बेटा हूँ, साथ वाले घर में रहता हूँ, एक जूता भी नहीं लाकर दे सकता क्या? इसके अंदाज में फिर बेबसी दर आई थी। नहीं, मुझे कुछ लेना होगा तो अपने पैसों से ले लूंगी, तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए मुझे। वो चौखट पर खड़ी दबे दबे गुस्से से बोल रही थी। अंदर जमा होते गुस्से को अगर बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही सुराख मिले तो वो पूरे जोर से इस जगह से निकलता है और फिर वो नहीं देखता कि वो किस पे गुजर रहा है, किस पे गिर रहा है। पारस और शुजा का भी यही मामला था। अच्छा, सारे पैसे तो तुम ताई को दे देती हो, अपने लिए क्या लोगी? वो भी जैसे जुर्रत करके बोल पड़ा। पारस लम्हे भर को चुप हो गई। ये जूते रख लो, जब तनहा मिले तो पैसे दे देना। नहीं, मुझे नहीं रखने। ये मत समझना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत पैसे हैं, मगर हाँ, जब तनहा मिलेगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, ले आना कुछ बाजार से, मगर मेरे पैसों का। हाँ, इसने फिर से दरवाजा ठक से बंद किया। मंजर धुंधला आ गया। इस धुंध से एक और दिन, एक और पहर, एक और घड़ी तलू हुई। धुंध छटने लगी। वो छत के मंडेर की एक तरफ खड़ी तनकीदी निगाहों से उलट पलट कर इन चोड़ी के साए सिल्वर वालियों को देख रही थी। मैंने तुम्हें 50 रुपए दिए थे, ये 50 की तो नहीं है। मुंडेर के इस तरफ खड़े शुजा का रंग फीका पड़ा। इसने थूक निकला। नहीं तो पूरे 50 रुपए की है। नहीं, मैं इस दिन सिलाई के लिए लैस और बटन लेने गई थी सदर, वहाँ बिल्कुल ऐसी बालियां देखी थी, मगर वो 100 रुपए की थी। वो शशो पंज में पढ़कर नफी में सर हिला रही थी। हाँ नहीं, ये भी 70 की थी, मगर मैंने भावताव करके कम करवा ली कीमत। तुमने भावताव थोड़ी किया होगा, एक ही दफा कीमत पूछी होगी। हाँ, ये भी है। इसने नीम रजामंदी से सर इस बात में हिला दिया और फिर छत के दरवाजे को देखा। अच्छा, अब तुम जाओ, अम्मी ने देखा तो क्यामत आ जाएगी। मुझे भी नहीं पसंद यूं मिलना, आइंदा काम हो तो सीधे दरवाजे से आना। वो दो टोक कहकर बालियों का पैकेट उठाए अंदर की तरफ भाग गई। शुजा नरम मुस्कुराहट के साथ इसे जाता देखता रहा। इसकी आंखों में ढेरों चमक थी। फवारे की चमकीले पानी की तरह टप टप गिरते कतरे हीरों की तरह जगमगा रहे थे। पारस ने अब की बार निकाय उठाए बगैर महज की नखियों से जांचना चाहा कि वो कितना फासला दूर कर चुका है। वो मेजों के इस तरफ ग्लास वॉल के साथ साथ चलता आ रहा था। ग्लास वॉल के दूसरी जानिब होटल का खुला सा शफाफ नीला चमकता स्विमिंग पूल था। वैसा था जैसे मुस्ततील गड़े में नीला कांच भरकर जमा दिया हो। नीले कांच में भी कहानियां थी, अधूरी अनमिट कहानियां। वो रात के वक्त छत पर कुर्सी डाले बैठी तारे देख रही थी। गर्दन कुर्सी के पुछ से टकाकर चेहरा आसमान की तरफ कर रखा था। चोटी पीछे गिरी थी और बालियां कानों में चमक रही थी। जहां पूरा साल नहीं पहनी थी बालियां, वहां अब भी ना पहनती। आवाज पर वो चौंक कर सीधी हुई। मंडेर पर बाजू रखे खड़े वो मुस्कुराते हुए बोला था। इसकी पिछली यादों की निस्बत वो अब खासा पुरएतमाद लग रहा था, और खुद पारस के चेहरे पर ना क्लिफ्त आई ना बेजारी, बस संजीदगी से इसे देखा। इसे एक साल में 3 दफा ताई ने तुम्हारी अलमारी से ये बालियां ढूंढ कर कूड़े में फेंकी हैं। हर दफा उठा लाती हो वापस और धोकर संभाल लेती हो। क्या ये इसलिए कि मैं ही नहलाया था? पारस ने जरा से शाने उचकाए। मुझे लाते वाले से फर्क नहीं पड़ता, अगर पड़ता तो सिर्फ इस बात से कि ये मेरी वो पहली कमाई है जो मैंने खुद पर खर्च की है, वो शायद वाहिद भी। वो उठकर अंदर जाने लगी जैसे बैठना बेकार हो। मैं बरतानिया जा रहा हूँ। वो ठटक कर रुकी और पलट कर इसे देखा। क्यों? से आंखों में हैरत उभरी थी। लोग क्यों जाते हैं पैसा कमाने, घर के हालात अच्छे करने? वो चंद लम्हे इसे देखती रही, फिर जरा से कंधे उचकाए। अच्छी बात है, करो घर के हालात अच्छे, मैं जाऊँ अब? 1 मिनट सुनो। वो सीधा होकर खड़ा हुआ। इसके चेहरे पर अब संजीदगी ही संजीदगी थी। तुम मेरा इंतजार करोगी? नहीं, वो तब्दीली की कोई ख्वाहिश ना थी। अगर मैं कहूँ करना तब भी नहीं। इसे जैसे दुख हुआ। नहीं, मेरे पास करने को भी बहुत काम है। चंद लम्हे दोनों के दरमियान तारीख खामोशी छाई रही। फिर वो ठहरे हुए अंदाज में कहने लगा, मैं खत लिखूंगा, फोन भी करूंगा। अम्मा तुम्हें मेरे खत जरूर देंगी, मत लिखना, ना ही फोन करना। अगर मुझे तुम्हारा इंतजार करना हुआ तो मुझे खत या फोन की जरूरत नहीं होगी। ना करना हुआ तो तुम्हारे सारे खत सारे फोन बेकार। मैं आऊंगा पारो, तुम्हारे लिए आऊंगा। बिल्कुल वैसे अगर तुम्हें आना हुआ तो आ जाओगे, और जब आओगे तब के तब देखी जाएगी। अल्लाह हाफिज। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पहली सीढ़ी पर कदम रखकर इसने दरवाजा बंद करते हुए आखिरी बार देखा। वो अपनी छत की मंडेर के पीछे खड़ा या सीट से इस तरफ देख रहा था। पारो की आंखों में पानी चमका। इसने आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया, फिर अपनी बालियों को छुआ। पानी का एक कतरा गाल पर लुढ़का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मगर चौथा नहीं गिर सका। शोरी कोशिश नहीं थी।
लाशौरी स्टॉप लग गया था कि जज्बा बस इतना ही था। नीले कांच पर सूरज की शुआएं रक्स कर रही थी। वो ग्लास वॉल के साथ चलता हुआ इसकी मेज के सामने आ रुका। पारस ने सर उठाया, नरमी से मुस्कुरा रहा था। वो बदल गया था, ज्यादा खुश शक्ल हो गया था। कपड़े भी अच्छे थे, सूट और ड्रेस शर्ट पहन, बहुत अमीर नहीं मगर डिसेंट। वो हल्का सा मुस्कुराई, रस्मी सी मुस्कुराहट लिए जगह से उठी। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं आपको जानती हूँ? शुजा की मुस्कुराहट लम्हे भर को फीकी पड़ी। फिर वो दोबारा से मुस्कुराया और सर झटका। क्या तुम ये पूछना चाह रही हो कि मैं तुम्हें जानता हूँ या नहीं पारस? मिसेज रिजवान हयात? और नहीं, आप मुझे नहीं जानते। बैठिए। वो हाथ से सामने वाले सोफे की तरफ इशारा करते हुए वापस बैठे और टांग पर टांग रख ली। नफासत, तमकीनत, एतमाद, शुजा ने जैसे तस्लीम करते हुए सर को अस्बात में खम दिया और बैठ गया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मुझे नहीं जानती मगर मैं आपको जानता हूँ। पारस ने मुस्कुराकर सर झटका। कितना अजीब लगता है ना शुजा, जब आपके माजी से कोई अगर उठकर आपके सामने आए और दावा करे कि वो आपको जानता है। पता है, मैं तो हंस देती हूँ ऐसी कराबतदारों पर। वो हल्का सा हंसी। वो कैसे हमें जान सकते हैं जबकि हमारे और इनके दरमियान कई बरसों की खलीज हाइल हो चुकी हो। वक्त और वक्त के लगाए जख्म ये जितना बढ़ते जाए इतना माजी के कराबतदारों से आपको दूर कर देते हैं। और हमारे दरमियान तो 8 साल हाइल हैं। और पता है शुजा, ये खलीज नहीं है, ये तो खला है जिसका कोई किनारा नहीं होता। अपनी बात कहकर वो फिर जरा सा मुस्कुराई। शुजा ने इस नरम मुस्कुराहट के साथ सर होले से झटका। मिसिस पारस, आप इस खला के पार भी वैसी ही हैं जैसा आपको होना चाहिए था। इन 8 सालों में मैंने जितनी दफ़ा भी तुम्हारे बारे में सोचा, यही लगा कि अब तुम ऐसी होगी, बिल्कुल ऐसी ही, और मैं गलत ना था। इंसान बहुत पेचीदा मशीन है। जितना इंसान खुद अपने आप को जानता है इतना कोई दूसरा इंसान इसे नहीं जान सकता। यानी मैं इस दावे से पीछे हट जाऊं कि मैं आपको जानता हूँ। ठीक है, शायद इसी में बेहतरी हो। पारस इस तरह बेतासुर आंखों से इसे देखती मुस्कुरा रही थी। सो शुजा, आप इतने अरसे बाद अचानक कैसे आए हो? फिक्रा खत्म करते ही पारस की गर्दन हिलाए बगैर निगाहें आगे पीछे दौड़ाई। होटल रिसेप्शन, लॉबी के ऊंची छत, चार दीवारी, बाहर के खुले हरे भरे मैदान, पूल, और वापस अपने परस तक। फिर निगाहें इसके तरफ उठाई और मुस्कुराई। वो गौर से इसके तासुरात देख रहा था। इसकी मुस्कुराहट में एक उदासी दर आई थी। नहीं पारस, मैं इन चीज़ों के लिए नहीं आया। जानता हूँ क्या ये होटल अब तुम्हारी मलकियत है। ये भी जानता हूँ कि तुम एक अमीर बेवा बन चुकी हो। ये नहीं जानता कि तुमने रिजवान हयात से शादी क्यों की थी, मगर मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। मिल लिए? इसकी मुस्कुराहट सिमटी। शुजा उठ खड़ा हुआ। तुम्हारे घर का एड्रेस है मेरे पास, मगर तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं आना चाहता। ताई से भी मुलाकात हो जाएगी इसी बहाने। जब जी चाहे आओ। मेरे कज़न हो, मुझे क्या एतराज़ होगा? पारस ने हल्के से आईब्रो झुकाए। थैंक्स। वो फिर किसी मुस्कुराहट के साथ पलट गया। इसके पलटते ही पारस के चेहरे के तासुरात बदले। बेरहम मुस्कुराहट की जगह स्पाट संजीदगी छा गई। आंखों में अलबत्ता लम्हे भर को इस्तराब झांका था। फिर खामोशी, सर्दपन। वो लॉबी से निकलकर बाहर चला गया था। पारस मोबाइल पर फाइज का नंबर मिलाने लगी। इसके अंदाज से अलबत्ता बेतवज्जी अयां थी।